नमस्ते साथियों। हम मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे और हमने मगध साम्राज्य में जो मौर्य वंश और नंद वंश था वो हमने देख लिया था। आज हम मगध पर जिन अन्य राजवंशों ने शासन किया उन राजवंशों को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मगध साम्राज्य था उस पर राज करने वाले शासकों को कर्मानुसार याद करने के लिए आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूं। ट्रिक है असीन मासुका 7। असीन मासुका 7। देखिए हैसे हो जाता है हर्यक वंश, फिर सी हो जाता है शिशुनाग वंश और न से हो जाएगा नंद वंश, मा से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से हो जाएगा सुग वंश और का से हो जाएगा कण्व वंश और 7 से हो जाएगा सातवाहन वंश। अब इन जो ये 7 महावंश थे, राजवंश थे, इन सातों के अपन संस्थापक देखें तो देखिए जो हर्यक वंश था उसके संस्थापक थे बिंबसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे अमात्य शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव कण्व और सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस ट्रिक के माध्यम से आपको सातों के सातों राजवंश और सातों राजवंशों के संस्थापक सहजता से याद हो गए होंगे। इसके बाद हम अगर बात करें, आपसे प्रश्न पूछ ले कि भाई जो मगध साम्राज्य था उस पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था, तो वो हो जाएगा हर्यक वंश। और हर्यक वंश का भी प्रथम शासक पूछे तो प्रथम शासक हो जाएगा बिंबसार, यानी शासन करने वाला प्रथम राजवंश हो जाएगा हर्यक और शासक हो जाएगा बिंबसार। हमारा जो 10वीं RBSC का सिलेबस है इसमें ना तो हर्यक वंश है और ना शिशुनाग वंश है और ना ही नंद वंश है। हमारे सिलेबस में 3 वंश दे रखे हैं, मौर्य वंश, उसके बाद है शुंग वंश और उसके बाद है सातवाहन वंश। बाकी के जो वंश है वो हमारे सिलेबस में नहीं दे रखे हैं और इनमें से हमने जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे शुंग वंश। देखिए ये जो शुंग वंश है इसका शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहा। इसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। इस पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या कर और मौर्य वंश की जगह मगध पर नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना की थी। ये उस समय वृद्धरथ के सेनापति हुआ करते थे। छल से इन्होंने उनकी हत्या कर 185 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की स्थापना की। इस पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में, पुष्यमित्र शुंग का जो शासन काल था वो 185 ईसा पूर्व से लेकर 151 ईसा पूर्व तक रहा। इस पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। देखिए जो वैदिक धर्म है
जो हमारी हिंदू सभ्यता है, इसमें अश्वमेघ यज्ञ को बहुत ही पवित्र और बहुत ही बड़ा यज्ञ माना जाता है। और इस पुष्यमित सुंग ने अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया। पुष्यमित सुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। इसने पुनः जो वैदिक धर्म था उसका पुनरुत्थान किया। सम्राट अशोक एवं अन्य मौर्य शासकों द्वारा जो बौद्ध धर्म के स्पूत बनाए गए थे उनको इन्होंने तुड़वा दिया, यानी बौद्ध धर्म को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का बहुत प्रयास किया। और जो वैदिक धर्म था उसको अधिक विकसित करने के लिए, अधिक मान सम्मान उसे दिलाने के लिए इसने वैदिक धर्म को अपने राज्य का राज धर्म घोषित किया और संस्कृत को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया। इसे वैदिक धर्म का पुनरुद्धारक भी कहा जाता है। इसके शासन काल में इसका राजपुरोहित पतंजलि हुआ करता था और पतंजलि ने महाभाषा नामक एक ग्रंथ की रचना भी करी थी। प्रश्न यही बन जाए कि पतंजलि नामक शास्त्री किसके दरबार में रहा करता था, तो हमारा आंसर होगा पुष्यमित सुंग। या फिर यह है कि भाई जो पुष्यमित सुंग था उसका सर्वश्रेष्ठ राजपुरोहित कौन था, तो वो आ जाएगा पतंजलि। और पतंजलि ने महाभाषा नामक ग्रंथ की रचना भी करी थी। पुष्यमित सुंग के बाद सुंग वंश के अन्य शासक रहे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और उसके बाद आए देवभूति। इस देवभूति की इसी के अमात्य वासुदेव कण्व ने 73 ईसा पूर्व हत्या कर मगध पर नए राजवंश कण्व वंश की स्थापना की। आपसे पूछे कि भाई जो सुंग वंश है इसका प्रथम शासक कौन था, तो प्रथम शासक या संस्थापक स्थापना करता हो जाएगा पुष्यमित सुंग और अंतिम शासक हो जाएगा देवभूति। देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व इसी के अमात्य वासुदेव कण्व ने कर दी और मगध पर कण्व वंश की स्थापना की। ये जो कण्व वंश है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। कण्व वंश के बाद आता है सातवाहन वंश। देखिए सातवाहन वंश, इस सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक था। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व आंध्र प्रदेश में सातवाहन वंश की स्थापना की। इस सिमुक का जो शासन काल रहा वो 60 ईसा पूर्व से लेकर 37 ईसा पूर्व तक रहा। इस सातवाहन वंश का अन्य नाम आंध्र वंश भी मिलता है, क्योंकि वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश है इसी को पहले आंध्र कहा जाता था और 60 ईसा पूर्व इस सिमुक ने इसी आंध्रा में सातवाहन वंश की स्थापना की थी, इसीलिए इसे आंध्र वंश भी कहते हैं। प्रश्न यही आ जाए कि आंध्र वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता है, तो हमारा सीधा सटीक आंसर होगा सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के प्रथम शासक या स्थापना करता अगर पूछे तो 1-2 का आंसर होना चाहिए अपना सिमुक। इसके अन्य शासक रहे, इसका जो प्रतापी शासक रहा वो एक रहा सातकर्णी प्रथम। इस सातकर्णी प्रथम ने अपने शासन काल में 1 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया और जो दक्षिण भारत था उस दक्षिण भारत पर इसने अपनी सार्वभौमिक सत्ता स्थापित की। अर्थात जो सातकर्णी प्रथम था इसने सातवाहन वंश को एक नई कीर्ति स्थापित करने में मदद करी। उसके बाद आया गौतमी पुत्र सातकर्णी।
देखिए ये जो गौतमी है ये इसकी माता का नाम था, इसीलिए इसने अपना नाम रख दिया गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये 23वें शासक थे। इन्होंने सातवाहन वंश की शक्ति एवं समृद्धि में बहुत उन्नति करी। तत्पश्चात इसके 27वें शासक आए यज्ञश्री, और यज्ञश्री ने अपने शासन काल में जलपोत से अंकित किए हुए मुद्रा के सिक्के चलाए। आपसे पूछे कि जल मुद्रा पर जलपोत हुए अंकित किए हुए सिक्के किसने चलाए, तो वो हो जाएगा यज्ञश्री, जो सातवाहन वंश के 27वें शासक थे। इसका प्रतापी शासक हाल था, और हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। कोई पूछे कि भाई जो सातवाहन वंश था उसका प्रतापी शासक कौन था, तो उसका प्रतापी शासक हाल था, और हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। सातवाहन वंश के शासकों ने कांसे के, चांदी के और सोने के सिक्के चलाए। इसके अलावा इन्होंने शीशे के सिक्के भी चलाए, और भारत के इतिहास में शीशे के सिक्के चलाने वाले जो पहले शासक थे वो थे सातवाहन वंश के शासक। इन सातवाहन वंशों के शासकों ने ही भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए, और इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की प्रथा भी चलाई, यानी भूमि दान करने की प्रथा। पहले जो ब्राह्मण थे उनको वस्त्र दान किया करते, धन दान किया करते, लेकिन सातवाहन वंश के शासकों ने अब ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा भी आरंभ कर दी। सातवाहन वंश में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती, साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म था उसके जो चैत्य थे, विहार थे, उनका भी निर्माण हुआ। इसकी जो वास्तुकला है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मारली चैत्य में देखने को मिलता है, जो 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। प्रश्न ये आ जाए कि भाई सातवाहन वंश की जो वास्तुकला है उसका उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें मारले चैत्य में देखने को मिलता है, जो कि 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इसके बाद हम जो हमारा अगला पार्ट होगा वो होगा गुप्त वंश का। धन्यवाद मित्रों।